हे गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत ज्यादा यूजफुल और काम का टॉपिक है। ये काम आने वाला है हमारे सीए स्टूडेंट्स के लिए, हमारे सीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी लॉ की तैयारी कर रहे हैं, जिनके कोर्स में कहीं ना कहीं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का या फिर जनरल क्लॉजेस एक्ट का कोई भी पोर्शन है, तो उनके लिए आज का ये जो छोटा सा वीडियो है ये बहुत बहुत काम आने वाला है। क्योंकि हम लोग आज बात करने वाले हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। जो जनरली हमारे अकाउंटिंग के स्टूडेंट तो जानते हैं कि सर इमूवेबल का मतलब, या नॉर्मली भी आप लोग जानते हैं सर इमूवेबल आया मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन जहां तक लीगल डेफिनेशन की बात करें, लीगल मीनिंग की बात करें, तो हमारा मीनिंग जो है वो बहुत कुछ आगे जाने वाला है, बहुत कुछ अलग निकलने वाला है। तो आइए जानते हैं कि लॉ में कहां कुछ इसके बारे में कहा गया है। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं इंडियन लॉ की बात करूं तो मेनली 3 जगह पे हम लोग बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। सबसे पहले यहां आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 3 के अंदर लिखा गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। यानी कि इस एक्ट में कहीं पे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग नहीं दिया। ये एक नेगेटिव टर्म डेफिनेशन है जिसमें डायरेक्टली बोल दिया गया कि आखिर इसमें क्या इंक्लूड नहीं है। 3 चीजों को इंक्लूड नहीं किया गया, स्टैंडिंग टिम्बर को, ग्रोइंग क्रॉप्स को और ग्रास को यहां पे इमूवेबल की डेफिनेशन में कवर नहीं किया। यानी इनके अलावा की सारी चीजें जो है वो इमूवेबल के अंदर कवर हो जाएंगी। फिर हमने कहा कि भाई अगर पूरा इंटरप्रिटेशन नहीं है तो आइए हम लोग चलते हैं हमारे इंटरप्रिटेशन करने वाले एक्ट पर, यानी कि जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 पर, कि जहां किसी सेक्शन में कुछ स्पेसिफिक नहीं दे रखा हो तो हम इस एक्ट की लेते हैं मदद। तो हमारा जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन नंबर 226 क्या कहता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड। अब यहां पे इंक्लूड वाली चीज जो है वो दे दी गई है, और जिसमें कहा गया है कि इसमें लैंड इंक्लूड रहेगा। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हो गई। लैंड इंक्लूड है, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, इसे भी इंक्लूड किया गया, एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ जो है वो भी शामिल किया गया, और ऐसी चीजें जो परमानेंटली फैशन है टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। यानी कि थोड़ा सा डेफिनेशन को डिटेल कर दिया गया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कंपैरिजन में यहां पे डेफिनेशन को थोड़ा सा बढ़ाया है। लैंड इंक्लूड रहेगा, जो भी लैंड से बेनिफिट मिलते हैं, ऐसी चीजें जो जमीन से अटैच हैं या जो परमानेंटली अटैच हैं, उन सारी चीजों को शामिल किया गया है। और सेक्शन 336 में मूवेबल प्रॉपर्टी की भी डेफिनेशन दी गई है, जो क्लियर बोलती है शैल मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। डायरेक्ट डेफिनेशन दे दिया गया कि भाई इमूवेबल को छोड़ करके बाकी जो बचेंगी वो सारी की सारी मूवेबल की कैटेगरी में आएंगी, और इमूवेबल की 4 कैटेगरीज यहां पे हमने सामने रख दी है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है जनरल क्लॉजेस एक्ट की, जिसकी डिटेल में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। फिर अगर हम बढ़े इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की तरफ, क्योंकि रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी प्रॉपर्टीज को, तो यहां पे कहा गया है सेक्शन 26 के हिसाब से इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड और बिल्डिंग, जैसा हमेशा होता है, या हेरिडिटरी में जिसको अपन कहते हैं सक्सेसर अलाउंसेस जो है, जो वंशानुगत तरीके से चीजें मिलती है उनको, राइट टू वेज यानी जाने का जो रास्ते का अधिकार है उसको, लाइट्स को जमीन से अटैच रहेंगी बट ऑब्वियस है, और फेरीज का मतलब जो अपन कहते हैं रिवर वगैरह के अंदर जो जलियान घूमते हैं, तब जहां पे आप लोग जानते हो कि नाव वगैरह जहां पे चलती हैं, वो जो एक घुमाया जाता है, कई सारे पार्क वगैरह में आप लोगों ने देखा है कि इस तरह की फैसिलिटीज होती है, उनको इंक्लूड किया। फिशरीज को, मछली पकड़ना जिसको हम लोग बोलते हैं, और एनी अदर बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, क्योंकि इन सारी चीजों को लैंड से कनेक्टेड बेनिफिट बोला गया। तो ये सारे भी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कवर रहेंगे, एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, सेम चीज इन्होंने भी लिखी, और ऐसी चीजें जो परमानेंटली अटैच है, फैशन है टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ, और बट नॉट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास। वही वाली चीज जो स्टार्टिंग के अंदर ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दी गई थी कि स्टैंडिंग टिम्बर को, ग्रोइंग क्रॉप्स को और ग्रास को इमूवेबल की डेफिनेशन में कवर हमको नहीं करना है। चलिए,
अब इन सब का अगर कंबाइंड डेफिनेशन देख लिया जाए तो इमूवेबल के अंदर लैंड इंक्लूड रहेगा, बेनिफिट्स जो आपको लैंड से मिल रहे हैं और ऐसी चीजें जो डायरेक्टली अटैच हैं अर्थ के साथ में, वो सारी चीजें हमारी इमूवेबल की डेफिनेशन में आएंगी, एक्सेप्ट टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास। तो ये सारी बात हमारी यहां पे एक कंबाइंड डेफिनेशन अगर हम निकाल के लें तो काम आ सकती है। अब हमारे जो स्टूडेंट्स रहेंगे, चाहे वो सीए के हों चाहे लॉ के हों, कई सारी प्रैक्टिकल चीजें आपके सामने आ सकती है। तो बहुत जरूरी है कि इनमें से हर एक का मीनिंग समझा जाए। तो आइए हम लोग हर एक के मीनिंग पर बात करते हैं और कुछ लैंडमार्क जजमेंट पे भी हम यहां पे आज के सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि लैंड क्या है, तो लैंड का मतलब सरफेस ऑफ अर्थ हो गया। इट इंक्लूड एवरीथिंग अपॉन सरफेस ऑफ लैंड और अंडर द सरफेस ऑफ लैंड, मतलब जमीन के ऊपर जमीन के अंदर जो कुछ भी है वो सब लैंड की डेफिनेशन के अंदर कवर होगा। एनीथिंग अपॉन द लैंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट रिमूव फ्रॉम देयर शेल बी पार्ट ऑफ द लैंड एंड सच इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसे इजी हमारा जो जमीन के ऊपर है और जो जमीन के अंदर भी है वो सारी चीजों को हमने लैंड का मतलब सरफेस ऑफ अर्थ हो गया, बराबर। और जब तक आप उसको अलग करके डीलिंग करने की बात नहीं करते हैं, जैसे आप लोगों ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर पढ़ा है कि जहां पे अगर हम ट्रीज को कट करके अलग से उनको सेल करने की बात कर रहे हैं तो वो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, और अगर आप उनको जमीन के साथ ही अटैच करके उन ट्रीज को भी बेच देते हैं तो वो इमूवेबल एसेट का पार्ट होता है। ये सारी चीज हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में गुड्स की डेफिनेशन के साथ भी पढ़ते हैं। तो वैसा ही चीज यहां पर भी हो गया। अब सबसे ज्यादा जो समझने की चीज है वो है बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड। ऐसी चीजें जिनको ये माना गया और इस पर बहुत सारे आप कह सकते हो लैंडमार्क वाले जजमेंट्स हैं, जबरदस्त वाले जजमेंट है। एक दो केसेस पे हम लोग भी यहां पे बात करने वाले हैं अभी। ऐसे बेनिफिट जो हमको जमीन से मिलते हैं उनको भी इमूवेबल का ही पार्ट माना गया है। बेनिफिट इज एनी राइट विच इज एक्सरसाइज ओवर लैंड एंड एक्सरसाइज ऑफ विच बाय एनी पर्सन गेट सर्टेन प्रॉफिट और गेन। दस समझिएगा, बेनिफिट विच इज डिराइव फ्रॉम सच लैंड, उस जमीन से मिलने वाले जो भी बेनिफिट हैं उनको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, बराबर। तो अब हमने कहा सर इसको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। एक आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर भी मैंने यहां पे लगाई है, आइए इसको भी समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। देखिएगा लैंडमार्क जजमेंट क्या कहता है। यहां पे एक केस हमने बहुत जबरदस्त वाला यहां पे लिया है, आनंद बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का जो हमारा केस है वो इस पर बहुत जबरदस्त केस है और कई सारे केसेस का बेस भी है। आइए समझते हैं क्या लिखा गया। द पिटिशनर हैज ऑब्टेन्ड अ लाइसेंस टू कैच एंड अप्रोप्रिएट ऑल फिश इन स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ चिल्का लेक। अब यहां पे देखिएगा ऑफ द प्रोप्राइटर, अब जो प्रोप्राइटर थे वो वहां के राजा थे और उनसे इस बंदे ने क्या ले रखा, एक लाइसेंस ले रहा। देखिए एक राजा का लेक था, बट ऑब्वियस ये बात है जिस वक्त के अंदर उड़ीसा की लैंड को या वहां की चीजों को गवर्नमेंट ने अपने पोजीशन में लिया, एबोलिशन किया, उसके पहले की चीज है। तो वहां के राजा का एक लेक है और एक बंदा, ये जो पेटिशनर है आनंद बेहरा जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने एक लाइसेंस लेके रखा हुआ है कि उस एरिया में वो जाकर के मछली पकड़ेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि विद द पासिंग ऑफ ओडिशा एस्टेट एबोलिशन एक्ट जो हमारा आया, जिसमें ऐसी जो भी चीजें थी लेक वगैरह जो है उनका जो भी ओनरशिप है, राजा की जो भी प्रॉपर्टियां थी वो स्टेट ऑफ ओडिशा के फेवर में ट्रांसफर होती है। ठीक है, जैसा सब जगह पे हुआ। अब स्टेट ऑफ ओडिशा ने क्या किया कि वो जो लाइसेंस दिया था आनंद बेहरा को उसको कैंसिल कर दिया, उसको रिवोक कर दिया, वो लाइसेंस देने से भी मना कर दिया, उसको रिकॉग्नाइज करने से मना किया कि भी देखो भाई वो राजा का था, उनकी सारी एसेट हमारे पास में आ गई और हम आपका लाइसेंस आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब पिटिशनर ने क्या किया कि यहां पे कोर्ट में सूट फाइल कर दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर, आर्टिकल 31 के अंदर भी जो राइट्स दिए गए हैं प्रॉपर्टी एक्वायर करने के, कि प्रॉपर्टी को हम एक्वायर कर सकते हैं, उन तरीके से उसको डिस्पोज कर सकते हैं, ये सारे जो हमारे राइट है उसका इन्फ्रिजमेंट यहां पे हो रहा है। एंड दे ऑल्सो कंटेन दैट कैचिंग एन एप्रोप्रिएट फिश जो है वो एक्चुअल में फ्यूचर गुड्स से कनेक्टेड है। भाई हम मछली पकड़ेंगे तो जो मछली पकड़ी जाएगी वो एक्चुअल में फ्यूचर गुड्स की तरह से है, अभी नहीं पता एक्चुअली कितनी पकड़ी जाएगी, तो वो एक तरह से गुड्स की तरह से है और इसीलिए यहां पे इमूवेबल एसेट वाले पॉइंट्स नहीं लगेंगे। देखिए ये कहा गया था कि भाई जो भी वहां के राजा थे, जो भी कुछ लोग थे, उनकी जो भी इमूवेबल एसेट है वो पोजीशन में ले ली गई गवर्नमेंट की तरफ से, बराबर। अब यहां ये कहा गया कि ये जो फिश पकड़ने का राइट या लाइसेंस उनको मिला गया है वो तो फ्यूचर गुड्स से रिलेटेड है, तो गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आना चाहिए, उन पर इस एक्ट के प्रोविजंस जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे।
अब कॉमनली अगर हम भी इस केस को नहीं पढ़े तो हमको हमेशा ये लगता है कि सर जो नदी बना हुआ है, जो लेक बना हुआ है, जो झील बना हुआ है, वो तो इमूवेबल है, लेकिन उससे जो हम चीजें लेकर के बाहर आ रहे हैं वो हमारी मूवेबल के अंदर आनी चाहिए। लेकिन यहां मैटर बिल्कुल अलग है, समझिएगा। वो जो फिश है उसको हम जरूर मूवेबल में काउंट कर सकते हैं, लेकिन फिश को पकड़ने का जो राइट आपका रहेगा वो हमेशा माना जाएगा इमूवेबल के अंदर। यहां से आप मेरे साथ देखिएगा, डिसीजन ऑफ द कोर्ट। The court held that the lake is an immovable property and therefore अब पिटिशनर का जो राइट है उसको उस एस्टेट के अंदर एंटर होना है, जो उसका मालिक नहीं है, पैडी डिड नॉट ओन, बराबर, वो उसका मालिक नहीं, उसमें एंटर होगा। एंड कैरी अवे फिश फ्रॉम द लेक इज अ प्रॉफिट फ्रॉम पेंड्री। पेंड्री का मतलब वही हो गया कि किसी से मिलने वाले बेनिफिट्स, तो ये उस लेक से मिलने वाले, टेक अवे करने वाले, मिलने वाले बेनिफिट माने जाएंगे। एंड इन इंडिया इट इज रिगार्डेड एज अ बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, क्योंकि आप उस लैंड से बेनिफिट उठा रहे हैं, उसका फायदा ले रहे हैं, तो ये बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड माना जाएगा और इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। तो बहुत ही जबरदस्त वाला लैंडमार्क केस जो है ये निकल करके आया और इसी पर हमारे आगे के कई सारे केसेस का बेस गया। तो आप समझें इस बात को कि बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड में जैसे हमने ये लिया, ठीक उसी तरह से फेरे का जो राइट है कि जहां पे एक लेक है और वहां पे जब लेक जो है वो लैंड के अंदर कवर है, तो वहां पे अगर आप ऐसे नाव घुमा रहे हैं और उसका लाइसेंस आपने ले रखा है, तो बट ऑब्वियस है वो लाइसेंस भी आपको उस लेक की वजह से मिल रहा है, बराबर। जैसे हम लोग उदयपुर जाते हैं तो भाई वहां फतेह सागर है, वहां पे बोटिंग होती है फर्स्ट क्लास, ऐसा बहुत सारी आप लोगों की सिटीज के अंदर बोटिंग होती होगी, तो वो जो बोटिंग वहां कराई जाती है उसका जो लाइसेंस लेके रखा है, उसका जो राइट आपने ले रखा है, वो बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड में जाएगा और वो भी इसी कैटेगरी के अंदर कवर होने वाला है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक उसी तरीके से जो भी ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए सोइल आपने उठाया, सोइल वहां की जो है लैंड की जो मिट्टी है जिससे ब्रिक्स वगैरह बनते हैं, उसका जो लाइसेंस आपने ले रखा है, वो जो उसका राइट है वो भी इमूवेबल की कैटेगरी में आएगा। आगे ब्रिक्स जाके जब सेल होंगी वो गुड्स की डेफिनेशन है, लेकिन यहां जो निकालने का राइट आपके पास में आ रहा है वो चीजें समझिएगा इमूवेबल का पार्ट है, अपने को ध्यान में रखना है। बैम्बू ट्रीज होते हैं, अब बैम्बू ट्रीज जो हैं वो वैसे तो जमीन के साथ अटैच रहते हैं, उसमें भी अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि भाई हम स्टैंडिंग क्रॉप्स वगैरह किसको मानेंगे, टिम्बर किसको मानेंगे। लेकिन छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए आपने लाइसेंस ले रखा है कि आपको वहां से ट्रीज जो है वो निकालने का राइट मिल रहा है, या तेंदू लीव्स आती है हमारे यहाँ पे, उसको आपको निकालने का राइट मिल रहा है, और एक लंबा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने किया, लाइसेंस लेके रखा है, तो वो सबके सब माने जाएंगे बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, और वो सबके सब इमूवेबल की कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर कुछ है तो मूवेबल के अंदर आ सकता है, अभी हम लोग बात भी करने वाले हैं उसके ऊपर। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे मेनली फोकस करने वाले। एक और केस पे हम लोग बात करेंगे, ये केस हमारा है शांताबाई वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे का। सर अब ये केस क्या कहता है, आइए इस केस पे भी हम लोग बात करेंगे कि हमारा शांताबाई वाला जो केस है वो प्रैक्टिकली यहां पे क्या बात करता है। अब ये केस कहता है शांताबाई's हस्बैंड हैज ग्रांटेड हर द राइट टू टेक एंड अप्रोप्रिएट ऑल काइंड्स ऑफ वुड फ्रॉम सर्टेन फॉरेस्ट इन हिज जमींदारी थ्रू एन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट बनाया गया और वहां पे शांताबाई के हस्बैंड को एक ग्रांट हुआ था यहाँ पे इस तरह का जमींदार की तरफ से, जैसे ऊपर था वैसे सेम मैटर है कि आप फॉरेस्ट से लकड़ी वकड़ी काट करके ला सकते हैं, उसका एक लाइसेंस एक तरह से आप कह सकते हैं उनको मिला हुआ है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट मिला हुआ है। विद द पासिंग ऑफ सेम वैसा ही मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश एबोलिशन एंड प्रॉपर्टी राइट्स एस्टेट जब आया तो वहां पे जो भी उनकी एस्टेट थी, जो भी महल थे, जो भी इस तरह की लैंड थी, वो सब भी गवर्नमेंट के पास में आ गई, बराबर से ना। अभी उस वक्त के अंदर डिवीजन नहीं था तो इसलिए अपने स्टेट ऑफ बॉम्बे वहां पे लिखा हुआ है क्योंकि उसी के अंडर में सारी चीजें थी। देन मध्य प्रदेश वाली बात आ गई, ऑल प्रोप्राइटरी राइट्स इन लैंड वेस्टेड बाय स्टेट, बराबर से स्टेट के पास चला गया। और अभी पिटिशनर को सेम ऊपर वाला जो हमारा आनंद बेहरा वाला केस था उसी की तरह से वुड कर से रोक दिया गया। शी ऑब्टेन एन ऑर्डर, अब उन्होंने ऑर्डर लिया एक डिप्टी कमिश्नर से एंड स्टार्टेड कटिंग ट्रीज। वो डिप्टी कमिश्नर के पास गई वहां के और ट्रीज का ऑर्डर लेके आ गई और कट करना शुरू किया। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया और ये निकाल दिया, ऑर्डर दे दिया, डायरेक्टिंग दैट हर नेम माइट बी कैंसल एंड द कट मटेरियल फोरफिटेड, कि भाई आपका हम जो नेम है वो बिल्कुल वहां से कैंसिल करेंगे और जो डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर दिया था और जो कट आपने मटेरियल किया वो भी हम वापस चलेंगे, फोरफिट करेंगे। शी मूव द स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चली गई, लेकिन उन्होंने भी सेम ऑर्डर दिया। फाइनली वो कोर्ट में गई और उन्होंने भी जाके वही चीज बोला, आर्टिकल 19 का हवाला दिया कि सर ये तो हमको एसेट्स एक्वायर करने का, रखने का, डिस्पोज करने का राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है ये। अब यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको माना बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड।
एंड हेल्प दैट, सेम वही चीज कि भाई आपको इसके लिए दूसरे की जमीन में एंटर होना पड़ेगा, एंटर होकर के आप ट्रीज को कट करोगे, दूसरे की जमीन में एंटर हो रहे हो, राइट टू एंटर अपॉन द लैंड। अब आप एक लैंड में एंटर कर रहे हो, जमीन पे जाकर के आप ये बेनिफिट वहां से कट करके लाओगे ट्रीज को, तो बट ऑब्वियस है दीज आर कॉल्ड बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वही आनंद बेहरा केस के ऊपर ही डिपेंड था, जो ऊपर अपन लोगों ने पढ़ा, जो ये कहता है कि ऑल दीज थिंग्स आर बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड। एक और केस आपके साथ में यहां पे डिस्कस करता हूं, बीवी सायदा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, ये भी आप मेरे साथ में देखिएगा। तो इससे हमारे जो भी स्टूडेंट, वेदर सीए स्टूडेंट, वेदर लॉ स्टूडेंट, यहां आप लोग अपने इस पॉइंट को बहुत मजबूती के साथ समझ लीजिए कि आखिर इमूवेबल के अंदर हम किन किन चीजों को यहां पे इंक्लूड कर रहे हैं। इसमें सर्टेन म्युनिसिपल प्लॉट फॉर ट्रांसफर टू सैयद इमाम बाय हिज प्रेडेसर जमींदार, जमींदार की तरफ से यहाँ पे उनको कुछ प्लॉट्स दिए गए थे और उस पर उन्होंने कुछ शॉप्स बना ली 4 प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर, उनको किराए के ऊपर दे दिया, मंथली रेंटल इनकम, ठीक है। तो उनको प्लॉट दिए गए, प्लॉट के ऊपर उन्होंने दुकानें बनाई और उस पर किराए पे चढ़ा दिया, उनके पास किराया आ रहा है। बाद में अगेन हुआ कि द स्टेट वांटेड टू एक्वायर दीज शॉप्स अंडर जो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि ये सारी जमीनें जो है वो जमीन हमारी है तो शॉप्स भी हमारी है। क्वेश्चन रेज हुआ अगेन वही कि यहां पे क्या बाजार वर्ड लगेगा, क्या बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट में था कि बाजार जितने रहेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे। तो सवाल ये हुआ कि वहां जो दुकानें बनाई गई वो बाजार की कैटेगरी में आती है कि नहीं आती है, बराबर। अब जो अपेलेंट्स थे, सैयद इमाम के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्लेम किया, यहां पे रिट पिटिशन लगाई कि शॉप्स जो हैं वो तो होम स्टेटेड कहलाती, खाली दुकानें हैं और वो कहीं पर भी बाजार की डेफिनेशन में नहीं आती थी। बाजार एक उनके हिसाब से काफी वाइड वर्ड है और उसमें ये सारी चीजें जो है वो शामिल नहीं होती हैं, बराबर। दे डू नॉट वेस्ट इन द स्टेट, ये स्टेट के पास में नहीं जाएंगी और ये अभी भी अपेलेंट की प्रॉपर्टी रहेगी। हाई कोर्ट ने इस मैटर को कहा हाट और बाजार आर वेस्टेड इन द स्टेट, कि भाई एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी हाट और बाजार है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएंगे। अब समझिएगा यहां पे जहां पे भी बायर और सेलर आपस में मिल रहे हों, enough to constitute a बाजार and right to hold बाजार in interest of land। बच्चों समझिएगा, यानी जहां पे बाजार लगते हैं, जहां पे मेले लगते हैं, आपने सुना फेस्टिवल फेट जहां पे लगते हैं, उनसे वो जो फेट लगाने का जो आपका राइट रहेगा, उससे जो आप बेनिफिट कमा रहे हो वो भी इमूवेबल की कैटेगरी के अंदर ही जाने वाला है, क्योंकि वो भी जो भी बेनिफिट है वो अराइज आउट ऑफ लैंड जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं समझे कि सर फिर तो हर चीज हम जो करते हैं वो जमीन पर ही करते हैं तो वो जमीन का बेनिफिट हो गया, जी नहीं। वहां उस जमीन का प्रॉपर यूज लेकर के उसी से मिलने वाला बेनिफिट है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। द सुप्रीम कोर्ट अफर्मिंग दैट, सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर गया, उन्होंने भी हाई कोर्ट के डिसीजन को अफर्म किया। समझिएगा कि राइट टू होल्ड बाजार जो है वो बेनिफिट अराइज आउट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा, उस जमीन का बेनिफिट लिया जा रहा है। देखिए, अगर आप वोटिंग करवा रहे हैं तो क्यों, क्योंकि उसका बेनिफिट से आप कमाना चाह रहे हैं, बराबर से। सेम उसी तरह से बाजार उस जमीन का यूज किया। आज लोग जैसे मैरिज हाउसेस के अंदर जगह अपनी देते हैं तो उसके पीछे का इंटेंशन उनका क्या रहता है, उससे कमाई करना है। तो एग्जैक्टली वही चीज यहां पे है कि आप बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड जब कर रहे हैं, फिलहाल अपन जो लैंड की बात कर रहे हैं यहां पे, वो सब भी इसी कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर से। बहुत क्लियर हुआ। तो मेरे ख्याल से ये कोर्ट केसेस को समझने के बाद आप लोग समझ पाएंगे कि जो बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड होते हैं वो बेसिकली होते क्या है। चलिए, अब एक बात हमारी आती है, थिंग्स अटैच टू द अर्थ भी हमने कहा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी लिखा हुआ था। तो थिंग्स अटैच टू द अर्थ हमारे जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी है, लेकिन मीनिंग क्या है ये आपको दे रखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो समझिएगा 3 चीजें इसमें है। एक वो चीज जो रूटेड इन द अर्थ है, जिनकी जड़ें जमीन में है, ट्रीज एंड श्रब्स इसके अंदर इंक्लूड है। फिर एम्बेडेड इन द अर्थ का मतलब हो गया कि जो जमीन के साथ में जुड़ी हुई हैं, जकड़ी हुई हैं, जैसे वॉल और बिल्डिंग्स वगैरह हो सकती हैं, या ऐसी अटैच हैं जो एक बेनिफिशियल एंजॉयमेंट आपको करने दे रही है। जो चीज जमीन से अटैच है उसमें कुछ और ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अपने को इमूवेबल जैसी लगती हैं, उन सब पे भी हम लोग बात करते हैं। अभी छोटे छोटे से एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ले रखे हैं आप लोगों के लिए, देखिएगा। सबसे पहले थिंग्स रूटेड टू द अर्थ, जिनकी जड़ें जमीन से जुड़ी हैं। देखिएगा, इसमें ट्रीज और झाड़ियां, शब्द का मतलब झाड़ियां हो गई, लेकिन इसमें स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास इंक्लूड नहीं है। ये हम पहले अलग कर चुके हैं। सर इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आएगी, मैं अभी आपसे बात करने वाला हूं उस पर भी। ट्रीज आर मूवेबल और इमूवेबल, ये डिपेंड करेगा इंटेंशन के ऊपर, समझिएगा। अब ट्रीज में अगर आपका इंटेंशन ये है कि आप उसको काट करके उसका वुड काम में लेने वाले हैं, द इंटेंशन इज टू कंटिन्यू टू हैव बेनिफिट लाइक एंजॉयिंग फ्रूट्स,
अगर उस पेड़ को काटने नहीं वाले, अगर आप काटने वाली चीज में मैं आगे ले रहा हूं, फिलहाल पहले हमने ये लिख दिया कि भी अगर आप उस पेड़ को लगे रहना चाहते हैं, उसके फ्रूट्स एंजॉय करना चाहते हैं, उसकी लीव्स काम में लेना चाहते हैं, वो सब हमारी इमूवेबल का पार्ट जाएंगी। लेकिन आपका इंटेंशन उनको कट डाउन करना है, पूरा जमीन से अलग कर देना है, यूटिलाइज करना है वुड के लिए, जो बिल्डिंग या अदर इंडस्ट्रियल पर्पस के अंदर काम आएगी एज ए टिम्बर, तो फिर वो मूवेबल का पार्ट हो जाएगी। अपने को ध्यान में रखना है बराबर से, तो फिर वो मूवेबल का पार्ट जाने वाली है। एक और चीज आपको बढ़िया बताता हूं, अगर आप किसी भी वुड को, किसी भी पेड़ को या तो एक तो पर्पस आपका उसको अलग करके और बेचने का है, सेकेंड ऐसी कोई भी चीज जो अर्थ के साथ में अटैच है और जिसको रिमूव करने से अर्थ को कोई नुकसान पहुंच रहा है, जब आप उसी पेड़ को हटाएंगे तो जड़ सहित निकालेंगे, उसको रूट के साथ निकालेंगे, तो जमीन को नुकसान जहां पर भी हो रहा है, वो सब चीजें इमूवेबल का पार्ट मानी जाएंगी। और अगर आप इस तरह से कट कर रहे हैं जैसे हम लोग क्रॉप्स को करते हैं, अभी ग्रोइंग क्रॉप्स अपन पढ़ने वाले, फसल आपने अलग की, तो आपने जमीन को कुछ नहीं किया, खाली ऊपर से फसल आपने काटी है, वो सब चीजें फिर हमारा इमूवेबल का पार्ट नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मैं नेक्स्ट पे आपको लेके आता हूं, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। इसमें हमारी हाउस बिल्डिंग वॉल्स वगैरह आ गई, जो एक्चुअल लैंड तो नहीं है लेकिन लैंड के साथ अटैच है, जकड़ी हुई है, जमीन से जकड़ी हुई है। अब समझिएगा, जब किसी भी चीज को व्हेन द रिमूवल ऑफ एनी प्रॉपर्टी एम्बेडेड विद हार्म टू द लैंड, अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप वहां से रिमूव करेंगे तो बट ऑब्वियस उस जमीन को नुकसान पहुंचेगा, वो इमूवेबल की कैटेगरी के अंदर आएगी। इवन आप घर बनाएंगे तो भी आप बट ऑब्वियस से आप नींव तो बनाएंगे, नींव बनाएंगे मतलब उस लैंड को आप कहीं ना कहीं पे बट ऑब्वियस नींव के लिए आपको खोदना पड़ेगा उसको, तो वो सारी चीजें जो हमारी हैं वो इमूवेबल का पार्ट हो गई। इवन जो गार्डन में आपने सीमेंट की सीड्स नहीं देखी है, तो जमीन के अंदर गड़ी हुई होती है, अब उसको वहां से आप उखाड़ोगे तो जमीन भी साथ में उखड़ेगी, तो भले ही एक पर्टिकुलर एरिया उखड़ रहा हो, वो सब इमूवेबल का पार्ट होगा। लेकिन अगर लैंड को कोई हार्म नहीं हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा शिप्स वगैरह चलती हैं, है ना, तो कई बार जमीन में उसका एंकर लगा दिया जाता है, खूंटे छोटे मोटे गाड़ दिए जाते हैं, जिसको हटाने से जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। टेंट हाउस के अंदर आप लोग देखते हो टेंट लगता है, उसमें भी जमीन में खड्डा तो होता है, लेकिन उससे कोई इतना बड़ा हार्म जैसा कि भी पूरी जमीन को हार्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो वो चीज सब इमूवेबल का पार्ट नहीं होकर के मूवेबल होंगी। इट विल कम अंडर अ मूवेबल व्हेन द रिमूवल ऑफ एनी प्रॉपर्टी एम्बेडेड, जो एम्बेडेड तो है लेकिन लैंड को हार्म नहीं कर रही है, तो वो फिर मूवेबल का पार्ट होगी। जैसे एंकर हो गया, एम्बेडेड इन द लैंड टू होल्ड द शिप, शिप को होल्ड करने के लिए आप जो एंकर लगाते हो वो भी जमीन के अंदर ही लगाया हुआ होता है, लेकिन वो इमूवेबल का पार्ट नहीं होगा। वो सारी चीजें जो आराम से रिमूव हो जाए और जिससे अर्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, वो सब चीजें मूवेबल का पार्ट होंगी, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड, मतलब जो चीजें जमीन से एम्बेडेड थी उससे कुछ चीजें अटैच है, मतलब समझ रहे हैं, जमीन से अटैच है बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग से अटैच है इसकी डोर्स, इसकी विंडोज, या आप यहां देख सकते हो ये फैन हो गया, ये टीवी रैक हो गया, ये सब चीजें, सोफाज हो गए, ये सब चीजें। आगे बढ़ते देखिएगा, इंटरेस्टिंग पार्ट है। व्हाट इज सोफाज तो चलो अलग है, मूवेबल का पार्ट हो गया क्योंकि यहां से हटाया जा सकता है, लेकिन फैन जो छत से अटैच है या जो रैक आप देख रहे हो ये अटैच है। What is so embedded for the permanent beneficial of that which is attached are regarded as immovable property. समझिएगा, door and windows of a house are immovable property. They are permanently fastened to the house. Permanently attached है, मतलब डोर विंडोज ऐसे नहीं है कि आज इधर लगाए उधर हटा के उधर लगा दिए, सोफा की तरह से नहीं है ना, या रैक की तरह से नहीं है, या लाइट या पंखे की तरह से नहीं है, ये परमानेंटली अब उस हाउस के साथ में अटैच हो चुके हैं और दे कैन नॉट बी रिमूव विदाउट डैमेजिंग द हाउस। अगर आपको एक डोर भी हटाना है तो हाउस को किधर न किधर डैमेज होगा, वो सब चीजें इमूवेबल का पार्ट होंगी। एक और रीजन है, जब कोई घर सेल होता है तो क्या सेल डीड में अलग से डोर एंड विंडोज एंड ये सब लिखा जाता है क्या? नहीं लिखा जाता है ना। तो वन मोर रीजन, दे नीड नॉट सेपरेटली मेंशन इन द सेल डीड। वो घर के साथ वो सब चीजें जाएंगी। हाँ, घर सेल करने से पहले आप उनको निकाल करके अलग कर लेते हो और देन सेल करते हो तो फिर वो मूवेबल का पार्ट है, लेकिन घर के साथ आपने उनको सेल किया तो इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड के पार्ट मानी जाएंगी। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इलेक्ट्रॉनिक फैन है, शोकेस है, बुक रैक है, वो सब मूवेबल का पार्ट मानी जाएंगी, क्योंकि आप बिना हाउस को डैमेज किए उनको बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब तीन चीजें हम लोग एक्सक्लूड कर रहे थे मेनली। एक हमारा स्टैंडिंग टिम्बर आ गया और ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास आ गया। तो आइए इनका मीनिंग भी समझ लीजिए। ट्रीज विच आर फिट फॉर द यूज ऑफ बिल्ड हाउस, मैंने आपको कहा था ब्रिज शिप बनाने के लिए, जो ऐसे ट्रीज हैं जो इन सब के लिए यूजफुल है। और व्हेन टिम्बर इज सोल्ड इट इज टू बी कट एंड टेकन अवे, उसको कट किया और आप ले गए, नो कनेक्शन विद द लैंड एंड देयरफॉर नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझिएगा,
आपने उसको जमीन से पूरा अलग नहीं किया है। जमीन से अगर अलग कर दिया, अर्थ को नुकसान पहुंचा दिया, तब तो वो इमूवेबल का पार्ट हो गया। लेकिन ऐसी ट्रीज जो है वो जड़ से नहीं काटी जाती है, वो आपने बस पेड़ काट दिए, बाकी का हिस्सा वहीं छोड़ दिया जाता है, और पेड़ का लकड़ी आपने सिर्फ काट दिया और उसको आप वहां से निकाल करके ले गए बराबर से, तो वहां पे फिर वो इमूवेबल का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। इट विल हैव नो कनेक्शन विद द लैंड, क्योंकि टिम्बर जब बेचती है इट इज टू बी कट एंड टेकन अवे। आपने कट किया लकड़ी और उसको आप लेके चले गए, खास करके जैसे सूखी लकड़ियां वगैरह होती हैं वो सब यहाँ पे। ट्रीज जो फिट फॉर यूज ऑफ बिल्ड हाउसेस या ब्रिजेस है। अच्छा, सेम वैसे ही जैसे ऊपर भी आपको मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे दो लैंडमार्क जजमेंट है 1972 और 1980 का। टीए संकुनी वर्सेस बीजे फिलिप्स का छोटा सा एक रेफरेंस अपन ने लिया। इफ द इंटेंशन ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इज टू कट देम डाउन सूनर, वो आपका इंटेंशन उनको कट करने का है, और पर्पस आप टिम्बर की तरह से यूज लोगे, न कि उनके फ्रूट्स एंजॉय करने के लिए और कुछ, तो फिर वो मूवेबल का पार्ट माने जाएंगे। लेकिन जहां आपका इंटेंशन उनको परमानेंटली लगा के रखना है, उनकी लीव्स काम में लेनी है, उनके फ्रूट्स काम में लेने हैं, ऐसे ट्रीज को सेल करने का जो राइट होगा समझिएगा, या आपने वो लाइसेंस लिया है उन चीजों को वहां से निकालने का, वो सब चीजें हमारा इमूवेबल का पार्ट होगा। देखिए, अगर ट्रीज के ट्रीज सेल होते हैं लेकिन फ्रूट के ट्रीज सेल हो रहे हैं जिनका काटने का, जमीन से अलग करने का इंटेंशन नहीं है, तो वो इमूवेबल है। लेकिन उनका इंटेंशन जमीन से अलग करने का है, उनको जमीन से अलग नहीं करके सिर्फ कट करने का है, तो वो मूवेबल के पार्ट में चली जाएंगी। अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। फातिमा बीबी वर्सेस अरफाना बेगम का एक केस और है। स्टैंडिंग ट्रीज हमारे जो हैं, जैसे बबूल है, शीशम है, टीक है, बनियन है, जो मूवेबल में आते हैं, क्योंकि ये सब जो है वो लगाए इसलिए जाते हैं इसी पर्पज से कि वापस वुड वगैरह में काम में आएंगे, तो बट ऑब्वियसली ये सब इमूवेबल का पार्ट नहीं है। लेकिन मैंगो हो गया, जामुन हो गया, महुआ हो गया, प्लांट इसलिए किया जाता है कि फ्रूट्स काम में आएंगे, उनको अर्थ से अलग करने का हमारा कभी इंटेंशन नहीं होता है, तो दे आर नॉट कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर, और इसलिए इनको इमूवेबल का पार्ट माना जाएगा। ये हमको ध्यान में रखना है। तो इसलिए हमने कहा था इंटेंशन देखना पड़ेगा कई बार कि इंटेंशन क्या है। कई बार अर्थ को हार्म देखे जा रहा है, कई बार हम इंटेंशन देखेंगे ट्रीज को लगाने का, तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप्स क्या हो गई? ग्रोइंग क्रॉप्स जैसे क्रीपर्स, बेल जिसको अपन कहते हैं ना, घर के बाहर वो बेल लगी हुई होती है ना, उसमें मान लो बिटल लीव्स है या ग्रेप्स वगैरह की है, ठीक है ना, या व्हीट या शुगर केन वगैरह आप कह सकते हो, जो फसल जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। अब या वेजिटेबल्स के लिए बॉटल गार्ड, लौकी जैसे हो गया, पंपकिन वगैरह की जो बेल पे लगते हैं या जिनकी क्रॉप्स होती है। अब बट ऑब्वियस है ये क्रॉप्स का खुद का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक इसके ऊपर प्रोडक्ट नहीं लग जाए, फाइनल प्रोड्यूस जब तक नहीं आ जाए तब तक इनका कोई यूज नहीं है, और आप खाली उस प्रोड्यूस को वहां से हटा देंगे, तो इस वजह से ग्रोइंग क्रॉप्स जो है वो इमूवेबल का पार्ट नहीं मानी जाती है। क्योंकि अच्छा, आप बेल तो हटा नहीं रहे, आप उसमें से खाली जो फ्रूट्स आएंगे या जो चीजें आएंगे, फसल की भी आप कटाई कर लेंगे ऊपर ऊपर से, एक तरह से ना तो अर्थ को कोई उसका हार्म पहुंच रहा है बराबर से, तो उन चीजों को भी हमने क्या किया है कि यहाँ पे इमूवेबल की कैटेगरीज के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और क्लियर कट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में तो क्लियर बोल दिया गया था कि जो भी क्रॉप्स हैं या जो भी हमारे स्टैंडिंग टिम्बर, अब टिम्बर स्टैंडिंग जमीन से अटैच है, लेकिन सबसे बढ़िया बात उनका इंटेंशन क्या है कि आपको उसको टिम्बर के लिए यूज में लेना है, इस वजह से वो यहाँ पे इमूवेबल का पार्ट नहीं है। सेम ग्रोइंग क्रॉप्स भी, बट ऑब्वियस पर्पज ही यही है, उनको कट करना है, ठीक है। ग्रासेस, अब ये क्या है? इट कैन ओनली बी यूज एज फॉडर, बराबर, नो अदर यूज, उसका कोई पॉसिबल नहीं, चारे की तरह से काम में आता है, आप लोग जानते हो, तो इसको मूवेबल का पार्ट माना है। लेकिन बट अ कॉन्ट्रैक्ट टू कट अ ग्रास, समझिएगा, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मैंने आपको कहा था कि अगर एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हमने ले रखा है, कोई एरिया का पर्टिकुलर लैंड का हमने लाइसेंस ले लिया कि भाई यहाँ ग्रास कटिंग का लाइसेंस हमारे पास में रहेगा, तो वो चीज इमूवेबल के अंदर चली जाएगी। तो ग्रास पर्टिकुलरली जो हमारी, सर उसी तरह से अगर क्रॉप्स में हो तो जनरली क्रॉप्स में इस तरह का लाइसेंस नहीं होता है कि भाई ये जनरली लोग सब्जियां उगाते हैं, तो वो मूवेबल का ही पार्ट मानी जाएंगी, वहां पे अपने को ध्यान रखना है। और ट्रीज का टिम्बर का क्या सीन रहेगा ये भी आपको मैंने यहां से बता दिया है, तो ये कुछ चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। कंक्लूजन ये है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन अंडरस्टैंड द रीजन फॉर एक्सक्लूजन ऑफ टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि इनको आप अर्थ को बगैर नुकसान पहुंचाए जो है वो निकाल सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, है ना। क्रॉप्स को हुआ, चाहे ग्रास को हुआ या स्टैंडिंग टिम्बर्स को हुआ, बगैर जमीन को नुकसान पहुंचाए उसको अलग कर सकते हैं, इसीलिए ये सब मूवेबल का पार्ट मानी गई, न कि इमूवेबल का, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। कुछ सिंपल सी कोर्ट केसेस के बेस पे कुछ और चीजें जिनको इमूवेबल माना गया है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो रेंट कलेक्ट होता है वो इमूवेबल में जाएगा, या राइट टू ड्यूस फ्रॉम अ फेयर ऑन पीस ऑफ लैंड, मैंने आपको कह ही दिया था,
जो फेयर वेयर मेला वेला लगाया, फिशरीज पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट टू फेरी हम लोग, इवन राइट टू वे, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो रास्ते का जो राइट अप होता है, वो जो अधिकार आपका है कि आप रास्ते पे जाओगे, वो भी हमारा, क्योंकि बट अब ये सड़क है, वो भी एक जमीन, एक रास्ता किसी ने बनाया वहां पे, वो भी इमूवेबल का पार्ट माना जाएगा। इसमें एक मजेदार चीज आती है कि राइट टू वे तो है, लेकिन राइट और टू ड्रेन वाटर जो है, पानी की जो नालियां हैं, वो पानी की नालियां जो है या जहां से पानी हमारा जाता है, ड्रेन वाटर जो है, उसको हमने इमूवेबल का पार्ट जो है वो नहीं माना, राइट टू ड्रेन वाटर। ठीक है, उसके पीछे रीजन भी है कि जनरली रास्ते, सड़क उठा करके इधर से उधर नहीं ली जा सकती है, लेकिन ड्रेन वाटर जरूर इधर से उठा करके उधर, नाली बंद करके इधर से इधर ओपन कर दिया, इधर से उधर ओपन कर दिया, वो आप उसको मूव कर सकते हो, इसीलिए वो मूवेबल का पार्ट माना जाता है, न कि इमूवेबल का अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर राइट टू फेरी, राइट टू वे हमने बात कर लिया। कुछ चीजें जो मूवेबल है, जैसे राइट टू वर्शिप है, मंदिर वगैरह है, वहां जाकर के उसको हम बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड नहीं मान सकते, जैसा मंदिर है इसलिए आप जाके हाथ जोड़ पा रहे हो, नहीं। या रॉयल्टी अगर किसी चीज का हमको मिल रहा है, जैसे ये किसी ने लाइसेंस पे दे दिया है और उसके बाद उसको रॉयल्टी मिल रहा है, तो वो रॉयल्टी वगैरह जो है वो सब मूवेबल का पार्ट ही माना जाएगा। मशीनरी ऐसी है जो जमीन से अटैच नहीं है पूरी तरह से, उसको आराम से आप शिफ्ट कर सकते हो, वो भी मूवेबल है, आप लोग जानते हो। बट स्टैंडिंग ट्रीज मतलब मेनली टिम्बर हमारा हो गया, यहाँ पे ट्रीज नहीं, टिम्बर वर्ड इज करेक्ट। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास को भी हमने क्या माना है, यहाँ पे मूवेबल का पार्ट माना है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो मतलब ये जो मैटर है ये बहुत पॉइंट टू पॉइंट चलता है, कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन तो हम नहीं दे सकते इसकी, क्योंकि कोर्ट केसेस इसके ऊपर बहुत जबरदस्त हैं और छोटे छोटे मैटर्स के ऊपर, छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर कई बार डिसीजंस बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो खैर, फिलहाल आप लोग जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को पढ़ें तो इन डेफिनेशंस को, इन चीजों को ध्यान से समझ के जाइएगा, अच्छे से समझ के जाइएगा। खास करके जो ट्रीज के बारे में मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग पर्पस के लिए है, वुड की तरह से, या फ्रूट्स वगैरह के लिए है। ठीक है, डोर एंड विंडोज परमानेंटली है, हटाए जा सकते हैं या नहीं हटाए जा सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर जैसे मैंने कहा लाइट्स वगैरह होती, रैक्स वगैरह होती, टीवी रैक होती, उनको आप हटा सकते हो, वो मूवेबल का पार्ट है। आप क्या उनको निकालने में जमीन को नुकसान पहुंच रहा है, अगर अर्थ को हार्म हो रहा है तो बट ऑब्वियस है कि वो इमूवेबल है, नहीं तो मूवेबल है। अगर एक लॉन्ग टर्म का लाइसेंस आपने ले रखा है, वेदर फिशरीज का या कट ट्रीज का, बड़ा लाइसेंस लंबे टाइम के लिए जा रहा है, तो इमूवेबल का पार्ट होगा, नहीं तो ठीक है, गुड्स की तरह से काउंट हो सकता है कई बार। ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। तो ये सारी बात थी आज के लिए, तो जरूर आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। तो मैं सभी लोगों को पैदल फिर से बोल देता हूं, सीए सीएस जहां पे भी हमारे लॉ के स्टूडेंट, जुडिशरी के स्टूडेंट, जहां पे भी ये सारे टॉपिक्स कवर हैं, आप ये जरूर देखिएगा, तो श्योरली इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और इसके बाद एक लॉन्ग वीडियो कभी इसके ऊपर हम बनाएंगे, जहां हम लोग इसके ऊपर और जबरदस्त वाले जो जजमेंट्स हैं, कई बार जो आपस में जो कह सकते हैं भिड़ंत होने वाले जजमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ में, और लाइक शेयर, थैंक्स अ लॉट।